Hi guys and welcome to the most important video on macroeconomics and markets that you will see in 2025. Now why I am saying this? Because as we all know कि on 2nd of April फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड में टैरिफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर उन्होंने यूएस में आने वाले सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज जो भी सारी कंट्रीज से आते हैं उन सारी ही कंट्रीज पे टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। एंड इस चीज का रिटेलिएशन ऑलरेडी हमें बाकी सारी कंट्रीज से देखने को मिलने लगा है, जहां पर रिसेंटली चाइना ने यूएस से आने वाले सारे ही गुड्स पे 34% का जो टैरिफ है उसको अनाउंस कर दिया है। नाउ इस पूरी ट्रेड वॉर की अनाउंसमेंट के बाद से हमें मार्केट्स में वर्ल्ड के सारे ही मेजर इंडाइसेस में वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल डे फॉल देखने को मिला, जहां पर अगर आप पर्टिकुलरली यूएस मार्केट्स की बात करोगे तो लास्ट 2 दिनों में हमें यूएस मार्केट्स में 10% तक का करेक्शन देखने को मिला है उनके सबसे मेजर इंडाइसेस यानी नेस्डैक एंड एसएमपी 500 में। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो पूरा ही टैरिफ और ट्रेड वॉर का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले सिमिलर काइंड ऑफ टैरिफ वॉर की सिचुएशन हमें 1930s में देखने को मिली थी, जब यूएस के तब के प्रेसिडेंट ने सिमिलर काइंड ऑफ टैरिफ सारे ही वर्ल्ड से आने वाली जो गुड्स है उन पर लगाया था, बिकॉज उनका कहना था कि वो अमेरिकन जॉब्स और अमेरिकन फार्मर्स को बाहर की कंट्रीज से आने वाले जो चीप गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचाना चाहते हैं और उनकी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना चाहते हैं। एंड तब उस पूरी ही टैरिफ वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि यूएस मार्केट्स हमें 85% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिले। लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, businesses got shut down और यूएस एक डीप रिसेशन में चला गया। सो बाय एनालाइजिंग दिस होल टैरिफ वॉर सिचुएशन व्हिच वाज हैपेंड इन पास्ट, हम इस बार यूएस के केस में ये जो टैरिफ वॉर हो रही है इस चीज को कैसे ये प्ले आउट हो सकती है वो समझेंगे, प्लस इसको रिजॉल्व होने में कितना टाइम लग सकता है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली हम इस पूरी टैरिफ वॉर का पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स पे इसके इंपैक्ट को समझेंगे। एंड थर्ड एंड द लास्टली मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो कि इस केस में यूएस इकोनॉमी पर अप्लाई हो रहा है, जो कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगा कि आगे आने वाले कुछ मंथ्स में ये जो पूरी सिचुएशन है कैसे प्ले आउट होने वाली है, जिससे एज एन इन्वेस्टर आप इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाओ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिक्वेस्ट कि इस तरीके की मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और डेटा बैक्ड वीडियो आप तक लाने में हमें काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, तो प्लीज अपना 5 सेकंड देखिए उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। In fact, Trump's massive tariffs have stoked concerns of significant price hikes in the biggest consumer market. The markets have lost trillions of dollars. We're looking at what, the worst week for stocks since March of 2020. In fact, Trump's massive tariffs have stoked concerns of significant price hikes in the biggest consumer market. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो इन 1930s यूएस के तब के प्रेसिडेंट हार्पर्ट हुबर्ट ने यूएस में 17 जून 1930 को एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम था द स्मूथ हॉलिड टैरिफ एक्ट। इस एक्ट के अंदर उन्होंने यूएस में जितनी भी सारी बाहर की कंट्रीज से गुड्स आते थे उन सारे गुड्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये इसलिए किया बिकॉज वो यूएस के जो फार्मर्स थे और यूएस की जो कंपनीज थी उनको बाहर से आने वाले जो चीप गुड्स थे उनसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब उनका मानना था कि ऐसा करने पे वो यूएस में जो डोमेस्टिक कंजप्शन और जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर पाएंगे और एक्सटर्नल कंपटीशन को थोड़ा कम कर पाएंगे। पर इस चीज का जो रिजल्ट हुआ वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, जहां पर इस चीज के रिटेलिएशन में तब भी वर्ल्ड की सारी ही मेजर इकोनॉमीज ने वापस से यूएस पे रिटेलिएशन वाले टैरिफ लगाना शुरू कर दिए, जिन टैरिफ के चलते ओवरऑल वर्ल्ड में एक ग्लोबल ट्रेड वॉर डिक्लेयर हो गया। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट्स कोलैप्सिंग। ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमीज में स्लो डाउन देखने को मिला, मिलियंस ऑफ जॉब्स गई, कंपनी शट डाउन हुई, ओवरऑल वर्ल्ड हमें एक डीप रिसेशन के थ्रू जाते हुए देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली जिन फार्मर्स और यूएस कंपनीज के लिए किया गया उन्होंने भी सफर किया, बिकॉज ओवरऑल यूएस में 1933 तक आते आते 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिस वजह से उनका डोमेस्टिक कंजप्शन भी काफी ज्यादा कम हो गया और जो वो एक्सपोर्ट भी बाहर की कंट्रीज को किया करते थे उसमें भी एक मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बट डू यू नो कि तब के यूएस मार्केट्स और आज के यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जहां पर तब यूएस मार्केट में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, मार्केट्स में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे, प्लस तब यूएस मार्केट में काफी ज्यादा हाई लेवरेज पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, जहां पर किसी भी पर्सन के पास अगर $1000 भी हुआ करते थे तो $1,00,000 तक की ट्रेड ले सकता था। एंड इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिमिलर काइंड ऑफ कोई इंपैक्ट हमें मार्केट्स में इस बार भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इस बार चीजें काफी ज्यादा अलग हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क कम है। एंड यूएस के बाद अपनी पास की जो गलती है उसका पूरा ही डेटा है और एक लेसन है जिसको वो आगे ध्यान में रखेंगे। बट स्टिल हमारे मार्केट पे इतना एडवर्स का इंपैक्ट इसीलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज इन चीजों के बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में ये तक कह दिया कि वो इस चीज के लिए भी रेडी है कि अगर इस पूरी ही टैरिफ वॉर से यूएस या वर्ल्ड की इकोनॉमी में रिसेशन भी आता है तो भी वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब ट्रंप की इस पूरी अनाउंसमेंट के चलते ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया और काफी सारे एक्सपर्ट्स ने तो ऑलरेडी ट्रंप को एक मैडमैन डिक्लेयर कर दिया है, जिसे कि नहीं पता कि इकोनॉमीज वगैरह किस तरीके से वर्क करती हैं। पर अगर आप मेरी मानो
तो ये जो मीडिया है ये इस पूरी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल पे दिखा रही है, बिकॉज एक्चुअली में अगर आप सोचो तो ये जो ट्रम्प सारी टैरिफ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये उनका अकेले का डिसीजन नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक पूरी टीम है काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट और काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस की, जिन्होंने साथ मिलकर ये पूरी ही टैरिफ की स्ट्रेटजी डिजाइन की है, जिससे उनका पूरा ही ऑब्जेक्टिव है कि यूएस को वापस से लेवरेज, पावर और वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उस पर कंट्रोल मिल पाए। ना अब यूएस की इस पूरी ही टैरिफ वॉर की स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम एक लेवल डीप जाएंगे और समझेंगे कि यूएस में जो ट्रम्प की टैरिफ लगा रहे हैं इसके पीछे के उनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो लेट मी टेल यू, ट्रम्प के इस पूरी टैरिफ वॉर के अनाउंस करने के पीछे के 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिस्टोरिंग अमेरिकाज मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब्स। अब देखिए, ट्रम्प को जिन्होंने इलेक्ट किया है, यानी जो उनके मेजॉरिटी ऑफ द वोट बैंक है, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के जो प्लांट्स हैं उनमें वर्क करते हैं। अब पिछले कुछ सालों में रोबोटिक्स और एआई वगैरह और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से इनमें से काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, जहाँ पर अमेजॉन जैसी कंपनी के केस में भी हमने सुना था कि उन्होंने काफ़ी सारे वर्कर्स की जॉब लेके रोबोट्स अब वो सारा काम कर रहे हैं। तो इन सारी जॉब्स को कट ऑफ होने से बचाने के लिए और नई जॉब्स लाने के लिए अमेरिका ने ये जो टैरिफ वॉर है इनको अनाउंस किया है, बिकॉज जब ये सारे टैरिफ्स इन कंपनीज पे लगेंगे तो सबसे पहला तो उनके पास ऑप्शन बचेगा कि या तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उठा के यूएस में ले आए, जिससे सबसे पहले तो यूएस में ब्लू कॉलर जॉब्स बढ़ेंगी, और अगर वो सारी कंपनीज या कंट्रीज ऐसा नहीं करती हैं तो सेकेंडली उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगेंगे, जिस वजह से उनके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो हाइक हो जाएंगे, और जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऑलरेडी हाई प्राइस है वो उनको एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे उनकी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट यूएस डज नॉट वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स पिगी बैंक। अब इस चीज का क्या मतलब है? तो देखिए, आज के टाइम वर्ल्ड की सारी ही इकोनॉमीज यूएस को एक पिगी बैंक की तरह देख रही हैं। वो कैसे? बिकॉज यूएस आज के टाइम वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन गया है, और वर्ल्ड की सारी ही मेजर इकोनॉमी के केस में यूएस उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बिकॉज ये सारी इकोनॉमीज लाइक वियतनाम हो गई, चाइना हो गई, थाईलैंड हो गई या फिर इंडिया हो गई, हमारे केस में हमारे जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है। इन लेबर की मदद से ही हम जो सारी प्रोडक्ट है उनको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में बना पाते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को हम बाद में कम प्राइस में यूएस में सेल करते हैं, जिसके बदले हमें मिलता है डॉलर, जो डॉलर एक रिजर्व करेंसी है जो कि हमें वर्ल्ड ट्रेड में भी हेल्प करता है। पर इस पूरे ही गेम में यूएस की खुद की कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और वो इसलिए बिकॉज यूएस के केस में अगर आप देखोगे तो उनके जो एवरेज लोएस्ट वेजेस हैं वो है $7 पर आवर, यानी अगर उनका एक बंदा 6 से 7 घंटा भी दिन का काम करता है तो उसको 3500 to 4000 रुपीज़ मिनिमम आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसे केस में अगर आप इसको कंपेयर करोगे इंडिया जैसी कंट्री से, तो हमारे कंपैरिजन में ये लोएस्ट वेजेस 10 गुना ज़्यादा है, एंड इसी चीज़ की वजह से यूएस खुद की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें वो इतने कम प्राइस से प्रोडक्ट नहीं बना पाता, एंड इसी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको ये जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे प्रोडक्ट जो कि वहीं पर मैन्युफैक्चर हो पा रहे हों। और ये जो यूएस में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कम ही होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस सारी चीज़ों की वजह से यूएस को ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है आज के टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर अगर आप रीसेंट डेटा देखो तो आज के टाइम यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना, मैक्सिको, वियतनाम और यूरोपियन यूनियन जैसी जो कंट्रीज है उनसे काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, एंड इसीलिए यूएस में ये टैरिफ्स लगाए गए हैं, जिससे बाहर से आने वाली कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपेंसिव हो पाए और यूएस के जो प्रोडक्ट है वो कंपेरेटिव प्राइसिंग में आ पाए, जिससे वहाँ के लोग यूएस के प्रोडक्ट्स को यूज करें और यूएस की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज है उनको बूस्ट मिले। नाउ इन टैरिफ्स के पीछे का थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव है ब्रेकिंग चाइनाज इकोनॉमिक डोमिनेंस, जहां पर आज के टाइम हम ये सब क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना यूएस की सुप्रीमेसी को हर एक फ्रंट में चैलेंज कर रहा है, चाहे आप टेक देख लो, इकोनॉमी देख लो या इवन मिलिट्री देख लो। और ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज चाइना एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और यूएस जैसी काफी सारी कंट्रीज को बड़े लेवल पे चीप गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, एंड उनकी इसी स्ट्रेंथ की वजह से आज के टाइम चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी और पावरफुल हो चुकी है। इसको बीट करने के लिए और चाइना की इकोनॉमी को वीक करने के लिए सबसे पहले यूएस ने टैरिफ्स चाइना पे ही सबसे ज़्यादा लगाए, जिससे सबसे पहले तो जो वो सारे गुड्स यूएस में सप्लाई करते थे उन पे टैरिफ्स लगा के उन सारे गुड्स की सप्लाई को कम किया जा सके, जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बीट डाउन किया जा सके। और सेकेंडली, जब वो चाइना पे ये सारे हाई टैरिफ्स लगाएंगे तो ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी अपनी कंपनीज को चाइना में सेटअप कर रखा है, बिकॉज वहाँ पर चीप लेबर है, वो भी अपनी कंपनीज को चाइना से वापस से निकालेंगी बिकॉज उधर जो टैरिफ्स है वो काफ़ी देर हाई है, और उन सारी कंपनीज को इंडिया जैसे अदर डेवलपिंग नेशन जहाँ पर अगेन लेबर चीप आपको मिल जाएगी उधर सेटअप करे, जिससे चाइना का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है यूएस उसको ब्रेक कर पाए। अब इसके बाद कमिंग टू द फोर्थ एंड वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ध्यान से सुनेगा बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है समझने के लिए। तो यहाँ पर यूएस का प्लान है कि वो वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हम सभी को पता है कि आज के टाइम वर्ल्ड की इकोनॉमीज की जितनी भी मेजर कंट्रीज है वो सभी डेस्परेटली यूएस के साथ ट्रेड इसीलिए करना चाहती हैं बिकॉज सबसे पहले तो वो अपने प्रोडक्ट्स को हायर प्राइस में यूएस में सेल कर पाते हैं,
और उससे भी ज़रूरी ये है कि जो डॉलर उन्हें वहाँ से मिलता है वो डॉलर उनको वर्ल्ड ट्रेड में हेल्प करता है, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड तो आज भी डॉलर में ही होता है। अब ऐसे में जब यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये टैरिफ्स उन कंट्रीज पर लगा दिए, तो उन कंट्रीज के बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बचता है कि यूएस में वो जितने भी गुड्स या सर्विसेज ला रहे हैं उनके वो प्राइजेस कम कर दें, जिससे यूएस के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद वो प्राइजेस कंपेटिटिव रहें और पहले की तरह उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहें। पर ऐसा करने में प्रॉब्लम ये है कि उन सारी कंपनीज के जो मार्जिन है प्रॉफिट के, उस पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके चांसेस लगभग नेग्लिजिबल है कि कोई भी कंट्री की जो कंपनीज है वो ऐसा कुछ करेगी। तो इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है इन सारी कंट्रीज के पास कि वो अपनी अपनी करेंसीज को डीवैल्यू करें, जिससे उनकी जो एक्सपोर्ट्स है यूएस के टर्म्स है वो सस्ते हो पाए। अब इस चीज को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो देखिए, करंट में $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज के अराउंड चल रहा है। इसी को अगर आप रुपी के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 1 रुपी इक्वल्स टू $0.012। यानी अगर आज इंडिया 100 रुपीज के जो गुड्स है वो यूएस में सप्लाई करता है तो उसके बदले यूएस उनको $1.2 पेमेंट करेगा। अब यही अगर इंडिया कल को अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लेता है और अब $1 इक्वल्स टू $0.010 हो जाता है, तो ऐसे में अगर इंडिया कल को 100 रुपीज से गुड फिर से यूएस में एक्सपोर्ट करेगा तो अब यूएस को उसके बदले केवल $1 ही देना पड़ेगा। अब इससे यूएस को ये फायदा होगा कि उनको उन गुड्स के ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, प्लस यूएस की जो करेंसी है वो बाकी सारी करेंसी से कंपेरिजन में और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और सेकंड, एक मेन फायदा यूएस की गवर्नमेंट को ये होगा कि वहां की गवर्नमेंट जो अभी रेट कट्स के लिए वेट कर रही है, बिकॉज उनके अगर आप इन्फ्लेशन के नंबर देखो तो वो 2.8% के अराउंड आ रहा है। उधर की गवर्नमेंट को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि यूएस में इस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद जब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी यूएस में बाकी कंट्रीज़ की, तो यूएस के सिटीजन्स को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जिस वजह से इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा और इसी वजह से वो यूएस में फर्दर रेट कट्स अभी नहीं कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। पर अगर बाकी सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देती हैं और एट दी एंड यूएस को उन सारी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है उनको टैरिफ के बाद भी कम ही पे करना पड़ता है उनकी डीवैल्यूएशन की वजह से, तो उससे यूएस में इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगा और उससे उधर के जो रेट कट्स है वो जल्दी हो पाएंगे और उनको इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। अब इसके बाद आता है इन टैरिफ वॉर का फिफ्थ और फाइनल रीजन, जो कि है रीबिल्डिंग लेवरेज। अब देखिए, हम सभी को पता है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये परमानेंट नहीं है और पास में भी हमने देखा है कि जब ये टैरिफ्स लगे थे तो बाद में इनको हटा भी दिया गया था। पर अभी इन टैरिफ्स को लगाना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज यूएस चाहता है कि ये जो सारी कंट्रीज़ है ये उनके साथ टेबल पे आ पाए नेगोशिएट करने के लिए और वो ऐसे टर्म्स यूएस के साथ रखें जिससे यूएस को फ़ायदा हो, बिकॉज इन सारी कंट्रीज़ को यूएस के साथ ट्रेड करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब ऐसे में जो भी सारी कंट्रीज यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएट करेंगी, जैसे कि अभी इंडिया कर रही है, तो वैसे में यूएस उन पर बाद में धीरे धीरे टैरिफ कम करता जाएगा और पर्टिकुलरली चाइना जैसी कंट्रीज जो कि शायद यूएस के साथ नेगोशिएट करे, उनके केस में ये टैरिफ्स हाइक रहेंगे। अब अगर यूएस डायरेक्टली चाइना पे ही टैरिफ लगाता और वर्ल्ड पे ना लगाता तो ये एथिकली रॉन्ग दिखता, पर इस तरीके से यूएस अपना जो टारगेट है उसको भी हिट कर देगा और अपनी इकोनॉमी का भी जो फेवर है वो भी देख लेगा। तो ये थे वो सारे ही स्ट्रेटेजिक रीजन जिस वजह से यूएस ने ये पूरी ट्रेड वॉर अनाउंस करी। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो पूरी ट्रेड वॉर है ये कितनी लंबी चल सकती है, बिकॉज जैसा कि हमने 1930s का केस देखा था तब तो ये पूरी ट्रेड वॉर 3 से 4 साल तक चली थी और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा सफरिंग हमें देखने को मिली थी। पर क्या इस बार भी ये ट्रेड वॉर उतनी ही लंबी चल सकती है या फिर इसको इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लाया गया है? तो इस चीज़ पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग मार्केट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पसंद आती है तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना, जहाँ पर मैं टाइमली बेसिस पर मार्केट्स के रिगार्डिंग और डिफरेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स के रिगार्डिंग इतनी डीप एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूँ। सो इफ यू वांट तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाकर आप ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हो। तो ये समझने के लिए कि ये ट्रेड वॉर इस बार कितनी लंबी चल सकती है, एक ऐसा भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस पूरी ट्रेड वॉर किस तरीके से प्ले आउट होगी इसका एग्जैक्ट आइडिया दे सकता है। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है द ट्रिफिन डिलेमा, जो कि राइट नाउ यूएस पे परफेक्टली अप्लाई हो रहा है और जिसके चलते आगे आने वाले टाइम में यूएस को एक स्ट्रक्चरल मूव ही लेना पड़ेगा, जिसका आइडिया आपको अभी से लग सकता है। और इस ट्रिफिन डिलेमा के बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे ही टैरिफ वॉर का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट पे किस तरीके का पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूएस की जो ट्रेड डेफिसिट है उसके चार्ट पे वापस से लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएस के केस में जो भी उनकी कंट्रीज मेजर डेफिसिट क्रिएट कर रही थी उसमें नाम आता है चाइना, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज का। और इसमें अगर आप इंडिया का नाम देखोगे तो वो 10th नंबर पे आता है, जिससे केस में अगर आप यूएस का ट्रेड डेफिसिट देखोगे इंडिया के साथ तो वो काफी ज्यादा कम है। एंड इसीलिए इंडिया यूएस के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिकॉज इंडिया के साथ उनका डेफिसिट केवल $45 बिलियन का है। एंड यही रीजन है कि यूएस ने इंडिया पे कंपैरेटिवली काफी कम टैरिफ लगाए हैं अगर आप देखोगे बाकी सारी कंट्री से कंपैरिजन में। एंड इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बोली है कि वो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। बट स्टिल अगर आप अभी के केस में इंडिया के ऊपर पूरे ही इंपैक्ट को समझें तो उसके लिए हम पहले उस चीज़ों की लिस्ट देख लेते हैं जो कि हम यूएस में मेजॉरिटी टर्म्स में सप्लाई करते हैं। तो अगर आप यूएस में सप्लाई करने वाले हमारे टॉप 10 आइटम्स की लिस्ट देखोगे
तो उसमें सबसे बड़े लेवल पे हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, जो कि हम $14 बिलियन का सप्लाई करते हैं। सेकंड हाईएस्ट हम सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड अदर देन दैट प्रीशियस मेटल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स, व्हीकल, और व्हीकल्स में भी पर्टिकुलरली व्हीकल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, एंड आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लोथ एसेसरीज, और टोटल मिला के हम यूएस के साथ $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया के केस में यूएस ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मेन कंपोनेंट्स जो कि यूएस के केस में काफी ज्यादा फेवरेबल है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, उनको इस 26% टैरिफ से हटा दिया है, एंड काफी सारी ऐसी कंपोनेंट्स को रखा है जिसके केस में हम यूएस से काफी ज्यादा कम ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि कौन से सेक्टर्स हार्ड हिट हुए हैं यूएस के टैरिफ से, तो उसमें आ जाते हैं सेक्टर्स लाइक केमिकल, जो कि हम $3.5 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं टेक्सटाइल, जो कि हम $2.4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और आ जाता है ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि हम $2.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। पर इसके अलावा इंडिया के लिए काफी ज्यादा चीजें अच्छी भी हुई हैं इस पूरी टैरिफ वॉर में, और वो क्या है चलिए समझाता हूँ। तो देखिए, यूएस में अगर आप इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट देख लोगे तो वो निकल के आता है $2.9 बिलियन का। पर इधर अगर आप एक चीज समझो, तो आज से कुछ साल पहले तक जब चाइना +1 पॉलिसी ओवरऑल वर्ल्ड में आई थी, तो वो चाह रहे थे कि वो टेक्सटाइल वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो चाइना के बाहर जो अदर चीप लेबर वाली कंट्रीज है लाइक इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसी सारी कंट्रीज में अपने जो प्लांट है उनको स्टैब्लिश करें। पर इधर प्रॉब्लम ये थी कि ये टेक्सटाइल जैसी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर काफी ज्यादा कैपिटल लगता है इन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाने के लिए। तो स्ट्रेटेजिकली चाइना ने एक मूव खेला जहां पर उन्होंने वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करके इनडायरेक्टली वहां पर अपने टेक्सटाइल प्लांट खोल लिए, जहां पर लोगों को शुरुआत में तो लगा कि ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये वियतनाम या थाईलैंड जैसी कंट्रीज से आ रही है। पर जब उनकी डिपेंडेंसी बन गई उन पे, तो बाद में उनको पता चला कि एक तरीके से ये जो सारी ही कंपनीज है ये चाइना ही ओन करता है। यानी एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में हम अपनी लीड नहीं बना पाए। पर अब जब यूएस ने चाइना, वियतनाम और थाईलैंड जैसी सारी कंट्रीज पर टैरिफ लगा दिए हैं, तो इंडिया के पास चांस है कि वो इन सारी इंडस्ट्रीज में वापस से अपनी लीड बना पाए और यूएस का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन सके। तो देखिए, अभी तक अगर हम ओवरऑल इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हमारे मार्केट्स में जितना भी करेक्शन आना था उसमें से 70 to 80% करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जो कि सोलली हमारे डोमेस्टिक रीजन्स की वजह से था। बाकी का बचा हुआ 30 to 20% जो रीजन है वो सोलली डिपेंड करता है यूएस की इकोनॉमी पे, बिकॉज अगर आगे आने वाले टाइम में यूएस में कोई रिसेशन वगैरह ट्रिगर होता है तो बाकी का बचा 30% फॉल हमें वहां पर देखने को मिलेगा। नाउ फाइनली कमिंग टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो पूरी टैरिफ वॉर की सिचुएशन है ये कितनी लंबी खिंच सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये आगे आने वाले रिसेंट मंथ में ही हमें टैरिफ्स में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, या फिर इस तरीके के हायर टैरिफ्स हमने आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को कंटिन्यू मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द ट्रिफिन डिलेमा। और ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उन्हीं कंट्रीज पे अप्लाई होता है जिनकी करेंसी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी की तरह एक्ट करती है, जैसे कि इस केस में हम यूएस का एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखिए, ट्रिफिन डिलेमा एक तरह का पैराडॉक्स है, जहां पर अगर हम यूएस का केस देखें तो हमें पता है कि यूएस का डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और केवल यूएस के पास राइट है कि वो इस डॉलर को प्रिंट कर सकता है। तो इसीलिए यूएस का ही ये रोल बनता है कि वो वर्ल्ड की सारी ही कंट्रीज में ये जो डॉलर है उसकी सप्लाई करे, जिससे ये जो सारी कंट्रीज है आपस में ट्रेड कर पाए और एज वेल एज यूएस के साथ ट्रेड कर पाए। अब यूएस इन सारी कंट्रीज को इनफ डॉलर तभी दे सकता है जब वो इनसे इंपोर्ट ज्यादा करे एज कंपेयर टू जितना इनको एक्सपोर्ट करता है। यानी उनको अपने जो इंपोर्ट का जो डेफिसिट है उसको क्रिएट करते रहना पड़ेगा, तभी वो इनफ डॉलर इन सारी कंट्रीज से प्रोवाइड करा पाएंगे। अब मान के चलते हैं कल को यूएस अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी को सपोर्ट करने के लिए ये जो इंपोर्ट्स हैं इनको कम कर देता है, यानी यूएस से जो डॉलर बाहर जा रहा था इन सारी कंट्रीज में वो भी कम हो जाएगा। अब आगे आने वाले टाइम में ऐसे में इन सारी कंट्रीज को आपस में जो ट्रेड है वो करने में भी दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं ये जो सारी कंट्रीज है धीरे धीरे डॉलर का ऑल्टरनेटिव देखना स्टार्ट कर देंगी, जैसे कि गोल्ड, यूरो, या फिर रिसेंटली हमने देखा था कि ब्रिक्स करेंसी की अनाउंसमेंट हुई थी। अब ये चीज़ अगर हुई तो डॉलर का जो डोमिनेंस ओवरऑल वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगा, जो कि यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो देर ना सवेर यूएस फिर से उन सारे टैरिफ्स को रिड्यूस करेगा ही करेगा, बिकॉज उसे वापस से अपने जो इंपोर्ट्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा, डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूएस इन टैरिफ्स को काफ़ी ज़्यादा लंबा तो नहीं चलाएगा। पर फिर भी क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एक रफ एस्टीमेट मिल सकता है कि ये टैरिफ्स हार्शली कितना कंटिन्यू रह सकते हैं। तो इसके लिए हम दो फिगर्स को देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप यूएस का करंट में इन्फ्लेशन नंबर देखोगे तो वो 2.8% के राउंड चल रहा है, जहां पर यूएस के केस में जो कंफर्टेबल इन्फ्लेशन की रेंज है वो 2% के राउंड है। यानी अभी यूएस अपना रेट कट नहीं कर सकता अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी में ऑलरेडी स्लो डाउन हमें देखने को मिलने लगा है। और बात करें रिसेशन की, तो रिसेशन के केस में अगर आप यूएस का जीडीपी का नंबर देखोगे तो जीडीपी में ग्रोथ अभी 2.4% के राउंड हमें देखने को मिल रही है। और टेक्निकली रिसेशन हमें तभी देखने को मिलता है जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर हमें जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हमें जीडीपी में डिक्लाइन तो देखने को मिलेगा। तो
तो जैसे ही ये जीडीपी में डिक्लाइन हमें 1% के राउंड तक देखने को मिल जाए, तब आप समझ जाइए तभी यूएस ज़्यादा जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देगा कि वो इन टैरिफ्स पे नेगोशिएशन पे बात करेगा और काफी सारे टैरिफ्स काफी सारी कंट्रीज के कंपेरिजन में कम होंगे। सो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि ये तो आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी हमने कोविड के केस में देखी थी। बस फर्क ये है कि कोविड में हमें रिवर्सल काफी ज्यादा जल्दी देखने को मिला था, जिस वजह से काफी सारे जो लोग हैं वो बॉटम पे अच्छा खासा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाए थे। बट वहीं पर इस केस में ये जो सिनेरियो है ये 1 से 2 क्वार्टर में कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जिससे आप मार्केट्स के बॉटम में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर आपको ये जानना है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको इस पूरी टैरिफ वॉर से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और प्लस क्यों आईटी जैसे सेक्टर्स जिन पे एक्चुअली में कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगा फिर भी इन कंपनीज में क्यों इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये कब तक हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी पे डिस्कस करता रहता हूँ। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल दिस तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी को चेकआउट करना। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।